भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। बात करता विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा। धनखड़ खड़गे में किस बात पर तू में हो गई? पीएम मोदी सुबह सुबह संसद भवन क्यों पहुंचे? पाकिस्तान पर जयशंकर ने क्या कहा? संविधान की चर्चा पर राजनाथ क्या बोल गए? सदन में पहली बार प्रियंका गांधी ने कैसे गर्दा उड़ाया? अखिलेश यादव ने सरकार को किस बात पर घेरा? ये सब बताएंगे आज के संसद रिपोर्ट में। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 15वां दिन है। संसद भवन के परिसर का माहौल भावुक करने वाला रहा, क्योंकि आज 2001 में संसद पर हुए हमले की 23वीं बरसी है। इस मौके पर पीएम मोदी समेत पक्ष विपक्ष के कई नेता सुबह सुबह संसद भवन पहुंचे। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला समेत सभी नेताओं ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद ठीक 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में आज संविधान पर चर्चा हुई, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। इसलिए हम आज के एपिसोड में पहले राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अपनी चेयर पर आए। उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी वी गोकेश को विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी। फिर धनखड़ ने संसद हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया और सदन को कुछ देर तक मौन रखा। इसके बाद एक एक करके सांसदों ने अपनी बात रखना शुरू की। सबसे पहले मौका मिला बीजेपी के सांसद राधा मोहन दास को। राधा मोहन दास ने अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठाया और विपक्ष को घेरा। सुनिए वो क्या बोल गए। कांग्रेस का इतिहास है, यह कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं देती है। इस देश का इतिहास गवाह है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लगातार राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। इस अखबार की प्रति को देखने के बाद मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ट्विटर पे गया। इसके बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। राधा मोहन की बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला। इस बीच बीजेपी नेता किरण चौधरी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि सदन में जब भी कुछ होता है विपक्ष हमेशा तमाशा करता है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से हो हल्ला शुरू हो गया, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने प्रमोद तिवारी को बोलने का मौका दिया। प्रमोद तिवारी उठे और बोलने लगे, लेकिन मात्र 1 मिनट के अंदर धनखड़ विपक्ष के नेता पर भड़क गए। उन्होंने विपक्ष के एक नेता से कहा, आप सदन में डांस क्यों कर रहे हैं? धनखड़ विपक्ष पर इतने बिगड़ गए कि उन्होंने प्रमोद तिवारी को भी बोलने से रोक दिया और गुस्से में कहा कि मैंने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन आपको किसान का बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा। धनखड़ ने अपने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी विपक्ष को खूब सुनाया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। श्री प्रमोद तिवारी मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है दे रही है और किसानी को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आज पूरा सत्ता उसकी रिश्वतखोरी बचाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आज सत्ता पक्ष ने भारत के संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि हम अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की
लेकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं, मेरी जीरो करते हैं। लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है। धनखड़ ने प्रमोद तिवारी को सुनाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया। खड़गे ने उठते ही धनखड़ को जवाब दिया, अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। जिसके बाद दोनों के बीच तू में हो गई। देखिए ये क्या कुछ हुआ। कि मेरे को चिट्ठी बजाना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. क्या कह रहे Don't do what you want. Don't be shameless. कह रहे Who are you? Let him speak. कह रहे Let him speak. You shameless. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। आप समय दिया, आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर्स समय दिया, आप को बोल आप नहीं पाए। एनकरेज कर रहे नहीं, आप नहीं हैं कर और रहे। पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा लेके अरे मैं बोलता ट्विटर का कैसे उपयोग किया, मेरा नाम लेके, उस पर दिमाग में आया होगा। मेरा नाम लेकर दिल पसीना होगा। बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-5, 10-10 मिनट। मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे मुद्दे पर साहब, बोलिए। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए शर्तें हैं। मैं इतना
थोड़ा सा दिल कटोलिए। आपसे भी ज्यादा सेना हूँ। आपने बड़े आप तो नोट मैं खुद आता हूँ। मशीन से गिनते थे। मेरा बाप मेहनत करके ला। खड़गे जी, आपका आचरण विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंसल्ट कर रहे हो आप, उनको बोलने दे रहे हो। आप मुझे सेंसर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ सदस्यों को, देखिए मुझे आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। आपकी सब और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, मत कह रहे हो, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, और अरे ये क्या है? आप बोलिए, आप सर, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बिठाओ उनको, बिठाओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के आपको की तारीफ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात कीजिए अपनी, आप अपनी बात कहिए। मैं सिर्फ आपको बता दूं, बात कहिए, देखो देखो आप बात कीजिए, बात सब मैं सुनना चाहता हूँ आपको, देखिए, सुनना चाहता हूँ। अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ, सुन रहा हूँ, ये देखिए बिठाओ उनको। मैं सुन रहा हूँ। बस फिर क्या था, राज्यसभा में हंगामा और बढ़ता गया, जिसकी वजह से सभापति ने सोमवार तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। I appeal to you that we need to work in the house. I appeal to leader of the opposition and leader of the house to spare time to see me in my chamber at noon today. I would try my utmost to bring an end to this logjam. The proceedings taking place in the House are unfortunate. We are not earning any good name from anyone. I am personally pained for a reason that the main opposition party has put it as a blitz, as a campaign against the chairman. They are entitled to bring a motion against me. This is their constitutional right, but they are deviating from constitutional provisions. Day in and day out, there is only a campaign against the chairman. I have gone through everything which is being transacted in the public domain. Why cannot we follow the constitution? You gave a notice that was received. You asked a question in a press conference. What has happened to the notice? Giving an impression that the chairman is sitting on the notice. Constitution is very clear. Constitution is very clear. It will come up as indicated by the Constitution. It's a campaign not against me. It's a campaign against category to which I belong.
will stand by my oath. I appeal to you, Leader of the Opposition, Honorable Kharge ji. I appeal to you in the name of Constitution for a change. Come with an open mind. Have dialogue with me in my chamber. Leader of the House is also requested. If you come to my chamber, we will work in togetherness. We will try to break the lockdown. We will try to live up to the highest standards which this August House is expected to show to the entire country. I appeal to you, Kharge ji, please spare time, accept my prayer, see me in my chamber today. Same request I am making to the Leader of the House also. I will discuss with two of you. I will try to navigate things so that we are able to work as a house, as members of this August House. I would expect Mr. Kharge ji, respected Kharge ji, to respond. Let us meet in my chamber. Let us find a way out. We will navigate ahead of it. Mr. Leader of the Opposition. Sir, the chairman who is not respecting me, how can I respect him? You are insulting me. The House stands They all are to meet at insulting me. 11 a.m. on Monday, the 16th of December 2024. Finally, I appeal to Leader of the Opposition to spare time to see me today in my chamber at 12:15. Thank you. अब चलते हैं लोकसभा में। लोकसभा में भी ठीक 11 बजे सभापति ओम बिरला अपने स्थान पर आए। उन्होंने सबसे पहले हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और सदन में मौन रखा। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। एक एक करके सभी सांसदों ने अपने सवाल पूछे। इसी बीच बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते पर सवाल उठाया, जिस पर जयशंकर ने कहा, किसी भी अन्य पड़ोसी की तरह हम भी अच्छे संबंध रखना चाहेंगे, लेकिन गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है। देखिए वो क्या बोले। That in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which they took the initiative, and we have an agnostic position on this. Sri Asauddin Owaisi. Sir, can the Honourable Minister enlighten the House that Nepal has printed? प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल हुआ और फिर 12 बजे संविधान पर चर्चा शुरू हुई। इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राजनाथ ने लगभग 1 घंटे का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। हम आपको इस भाषण का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं, सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है,
भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। पक्ष के बाद बारी आई विपक्ष की और कांग्रेस की तरफ से बोलने उठी प्रियंका गांधी। लोकसभा में प्रियंका गांधी का ये पहला भाषण है, लेकिन पहली बार में ही उन्होंने पूरी सभा को बांध दिया। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए पूछा, ये हमेशा नेहरू जी की बात करते हैं, अपनी बात क्यों नहीं कहते? क्या सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है? आप अपनी बात कीजिए। इसके अलावा उन्होंने पीएम का नाम लिए बिना राजा की एक कहानी भी सुनाई और पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सदन में आते ही नहीं हैं। उन्होंने अडानी और संबल के मुद्दे पर भी सरकार को खूब घेरा। देखिए प्रियंका ने क्या क्या कहा। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1900 किस में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था
उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी।
राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं। महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है। अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ, कुछ हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। प्रियंका के बाद बोलने उठे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कई जगह हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। देश की हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले हिंदुस्तान को शांत नहीं रहने देना चाहते। देखिए वो क्या क्या बोल गए। और अध्यक्ष महोदय, जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं, हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं, और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रिजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रिजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रिजांगला मेमोरियल वहां नहीं है, और उस लड़ाई के लिए अध्यक्ष महोदय हमारी फौज के लिए कहा गया था कि हमारी वो बहादुर फौज है अध्यक्ष महोदय, यही तो फर्क है, कहां पर था कहां पर बना अब। और अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जानते होंगे, मंत्री जी, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, और पड़ोसी देश ने क्या क्या नहीं कहा गया। और वो समय आएगा जब हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत पे जाने के लिए भी वो देश हमें रोकने लगेगा। अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं, तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व
इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। अखिलेश यादव के अलावा सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी संविधान पर अपनी बात रखी और कहा कि संविधान को बचाने के लिए हम दिल्ली आए हैं। सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। सभापति महोदय, आपके प्रति हम बहुत आभारी हैं कि आज लोकतंत्र के विशालतम मंदिर में हमें संविधान, जिसका 75 वर्ष की वर्षगांठ का शानदार चर्चा आज सदन में हो रही है, उसमें बोलने का मौका दिया। आज संविधान पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान के प्रेमबिल पे, जो संविधान की आत्मा है, जिसको 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया गया था, विस्तार से उन्होंने बताने का काम किया है और संकल्प करने का काम किया है कि हम समाजवादियों के रहते, इंडिया गठबंधन के लोगों रहते, इस देश के बाबा साहब का जो संविधान है उसको न बदलने देंगे, न टूटने देंगे, न हटने देंगे। हम भारतीय संविधान लेकर देश की जनता का पैगाम, हम दिल्ली आए हैं बचाने संविधान। संविधान पर शाम 5 बजे तक अच्छे से चर्चा चल रही थी कि इसी बीच महुआ मोइत्रा ने अपनी बात रखी और उसमें जस्टिस लोहिया का जिक्र कर दिया, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया और सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए कैसे महुआ मोइत्रा के इस बयान पर बीजेपी के नेता गुस्सा हो रहे हैं। तू मैं करके खत्म नहीं करना चाहिए, विषय बहुत गंभीर है। मैंने बहुत ध्यान से सुना उनका, वो हमारा ऑनरेबल लेडी एमपी ने जो टिप्पणी की, हम लोग ने शांति से सुना। वो क्या सोच के आए, क्या ड्राफ्ट लेके आए और क्या पढ़ रही थी, वो अपना, उसका मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, उनका आदत जो भी है। लेकिन जो पॉइंट उन्होंने जस्टिस लोहिया के बारे में जो कहा, ये बहुत गंभीर इसलिए है, ये एक सेटल्ड केस है और पूरे कोर्ट में उसका परिस्थिति, जजेस खुद, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पॉलिटिकल उससे कोई लिंक नहीं, जजेस लोगों का समूह बैठ करके जो घटना हुई, जजेस का बीच में उसका जो भी वहाँ अनफॉर्चुनेट घटना हुई, फिर बाद में जजेस का ओर से क्लैरिफिकेशन करके जुडिशरी में सारा मामला खत्म हो गया। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप और किसी का इंटरवेंशन, लिंक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब इन्होंने जो लेडी, अगर इस पार्लियामेंट में हाईएस्ट कोर्ट से डिसीजन हो गया वाला को वो कैसे गायब हो गया, मर्डर, इस तरह का अगर ये कहेंगे तो इसका खिलाफ में कार्रवाई, इसका खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और नहीं तो इस तरह का महिला कोई भी मेंबर उठ करके ऐसा ही बात करेंगे, ये नहीं होगा सर। इसको मैं गंभीरता रिपोर्ट मंगाकर देख लूंगा। नहीं, इसका मेरा सर इतना कहना है, स्पीकर सर, आपने मामला को संज्ञान में लिया है, आप देखने के लिए कहा है, लेकिन मैं सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, इस पे कार्रवाई होगा और हम लोग का तरफ से एप्रोप्रिएट पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जाएगा। इस तरह का टिप्पणी आप बच नहीं सकते हैं, ऐसे टिप्पणी करके बच नहीं सकते हैं, इसमें कार्रवाई होगा। ये बहुत गलत परंपरा साबित कर रही है वो। आधे घंटे बाद लोकसभा फिर से बैठी, संविधान पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन जब तक हमें ये एपिसोड शुरू कर रहे थे उस पर चर्चा चल ही रही थी, इसलिए उसके बाकी अपडेट्स हम आपको देंगे कल के एपिसोड्स में। तो ये था आज का संसद रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।